हम लोग चैप्टर 2 में रैखिक बहुपद पढ़े, द्विघात बहुपद पढ़े, त्रिघात बहुपद पढ़े। थोड़ा म्यूट कर दीजिए। ठीक इसी प्रकार से जैसे रैखिक बहुपद का व्यापक सूत्र स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा ax प्लस बी, यह है रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद। कुछ एडमिट हो रहे हैं, फटाफट एडमिट हो जाना चाहिए। द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोगों ने देखा उसका व्यापक सूत्र ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और वही क्यूबिक की अगर हम बात करें, क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात बहुपद, तो उसमें हम लोगों ने फार्मूला देखा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो रैखिक में क्या हुआ, अब यहाँ पर तीनों ये फार्मूले लगे हुए हैं और तीनों को काफी ध्यान से देखिए। जैसे ये है रैखिक लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसमें x पर 1 पावर है, तो x पर 1 पावर है, तो इसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद। और यहाँ पर देखिए x पर 2 पावर है, ठीक है, x स्क्वायर है ये, तो इस पर 2 पावर होने की वजह से इसको द्विघात कहते हैं। पावर तो 2 है, घात कहते हैं पावर को, तो ये द्विघात है, ठीक है। और ये एक घात है, ये द्विघात, तो द्विघात बहुपद है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ x में आप देख रहे हैं कि 3 घात लगा हुआ है, तो ये त्रिघात बहुपद है। ओके, तो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल के बारे में, बहुपद के बारे में आप पढ़ चुके हैं। इसी बहुपद को जो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको अगर हम शून्य के तुल्य मान लें, हम मान लें कि ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, हम मान लें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो वह हो जाता है द्विघात समीकरण। क्योंकि समीकरण में भाई बराबर का चिन्ह बीच में तो होना चाहिए ना। तो इसमें से जो रैखिक बहुपद है इसको हम हटा दे रहे हैं, क्योंकि इस पर अभी चर्चा नहीं होगी। और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है त्रिघात बहुपद, इसको भी हम हटा दे रहे हैं, इसकी भी चर्चा नहीं होगी इसमें चर्चा होगी केवल द्विघात के, क्वाड्रेटिक के। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 के तुल्य मान लें, यानी कि बराबर 0, तो फिर इसी का नाम हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो अगर ये बराबर के बाद 0 नहीं है तो फिर इसको बहुपद कहेंगे, और यदि बराबर के बाद 0 है, यानी कि इसको हमने 0 मान लिया, तब इसी का नाम हो जाता है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसको हम कहते हैं, मानक रूप, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए द्विघात समीकरण, अब बेबीलोन के लोग तो ये कहते हैं कि इसको हम लोगों ने दिया, ठीक है, इस पर उन्होंने काम किया होगा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य लोग भी कहते हैं कि इसको तो हम लोगों ने दिया, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को सर्वप्रथम भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने दिया। ये जानना चाहिए, थोड़ा इतिहास में भी जाना चाहिए। ब्रह्मगुप्त नाम याद रखिए, इन्होंने ही इस समीकरण को दिया। और इसके बाद भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने भी इसको सॉल्व करने का अपना तरीका दिया। तो यहाँ हम ये समझेंगे कि आखिर हमें द्विघात समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। आवाज मिल रहा है, बोलिए। हाँ, हम ये जानेंगे कि द्विघात समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। भाई जब तक अगर किसी चीज़ की आवश्यकता न हो तो फिर ब्रेन तो नहीं सोचेगा ना, लेकिन जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो अब हम उसमें मेथड खोजते हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया ब्रह्मगुप्त जी ने,
तो प्रॉब्लम क्या था, एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक विद्यालय है और विद्यालय एक हॉल बनाना चाह रहा है और 84 स्क्वायर मीटर में वह विद्यालय एक हॉल बनाना चाह रहा है, लेकिन वह इंजीनियर से कहा कि भाई ऐसा हॉल बनाइए कि जो लंबाई हो हॉल की वह चौड़ाई से 5 मीटर ज्यादा हो। ठीक ना, मतलब जो लंबाई हो हॉल की वो चौड़ाई से 5 मीटर ज्यादा हो। तो जैसे लंबाई अगर हम चौड़ाई को x मान लें तो फिर लंबाई क्या होगी, x+5, क्योंकि विद्यालय प्रशासन ने बताया इंजीनियर्स को कि आप ऐसा एक हॉल बनाइए जिस हॉल का क्षेत्रफल 84 वर्ग मीटर हो, लेकिन उस हॉल की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक हो। ओके, तो अब तो यहाँ जरूरत पड़ा ना, जिस तरह से तो मुश्किल में पड़ जाएंगे कि कैसे भाई हम निकालें। अब यहाँ पर ब्रह्मगुप्त जी ने जो ये द्विघात समीकरण दिया इसका उपयोग होता है। देखिए किस तरह से 84 है तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी कि LB, या लंबाई गुणे चौड़ाई कहिए स्पष्ट, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, क्या कहा गया, अगर हम चौड़ाई को x मान लें तो लंबाई क्या होगी, x से 5 मीटर ज्यादा, यानी कि x+5। तो अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी होनी चाहिए, x+5। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 84। इस तरह से कहा गया। ठीक है, अब इसको चाहे तो हम राइट में भी लिख सकते हैं 84। अब आइए इसका हम गुणा करते हैं, बीजगणितीय गुणनफल निकालते हैं। तो यहाँ पर x आप देख रहे हैं, यहाँ भी x है। अगर इसको हम लेफ्ट में लिखें तो आप और अच्छा से समझेंगे। x और x का अगर हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, x²। फिर x और 5 का गुणा हम करेंगे तो क्या होगा, 5x = 84। ठीक है, अब 84 का अगर बाएं साइड में हम कर देते हैं तब क्या होगा, x² + 5x - 84 = 0। अब इसको देखिए, ये द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण हो गया। क्यों द्विघात समीकरण हुआ, इसकी पहचान क्या है कि x पर 2 घात है, यहां पर आप देख रहे हैं, दूसरे पद में x पर 1 घात है और तीसरे पद में x है भी नहीं। तो अगर इसकी तुलना हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से करें तो वो होगा x² + bx + c = 0। तो ये जो हमने द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखा है, बिल्कुल इसी रूप में ये प्राप्त हुआ है, x² + 5x - 84 = 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये फल प्राप्त हुआ है ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब आइए लंबाई चौड़ाई का हम पता लगाएं। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका भी आपको सिखाया गया था यूक्लिड मेथड में, वहाँ पर बताया गया था। भाग की विधि भी आपको सिखाई गई थी। हर चीज़ आपको पिछले चैप्टर्स में बतला दिया गया है। तो एक साधारण सा ये गुणनखंड है जिसको हम करना है। द्विघातीय त्रिपद कहते हैं इस गुणनखंड का नाम है। तो इसमें हम करते क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो -84 x² होगा। तो ये चूंकि माइनस है, ठीक है, तो हमें 2 ऐसे खंड लेने हैं कि एक खंड में से दूसरे खंड को अगर हम घटा दें तो 5 हो जाए और यदि गुणा कर दें तो 84 हो जाए। तो इसको निकालने का तरीका है कि इसको आप फैक्टराइज कीजिए, 2 से काटेंगे
42 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 21 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 7 हो जाएगा। 7 से काटेंगे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर पेयर आपको बनाना है, ऐसा पेयर बनाना है दो संख्याओं का कि एक संख्या में से दूसरी संख्या को अगर हम घटा दें तो फिर 5 आ जाए और दोनों संख्याओं का गुणा करें तो 84 हो जाए। तो आइए हम देखते हैं। तो ये हो जाएगा दूसरे के 4 तिहाई 12 और ये हो गया 7। तो 12 में से अगर आप 7 को घटा देते हैं तो 5 हो जाता है और 12 और 7 का गुणा कर देते हैं तो 12 सत्ते 84 हो जाता है। तो फिर यहाँ से हमको खंड प्राप्त हो जाता है 12 और 7। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 12 और 7। एक्स स्क्वायर है, इसका खंड करना बहुत ही आसान होता है। इसके घात को हम आधा कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर है, घात को आधा करेंगे तो यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ एक्स हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस के दो खंड कंफर्म है कि एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कौन प्लस होगा और कौन माइनस होगा। तो आप बीचले पद में आ जाइए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीचले पद का चिन्ह है धनात्मक है। तो क्लियर हो गया कि जो इसमें बड़ा खंड होगा वो धनात्मक होगा और जो छोटा खंड होगा वो ऋणात्मक होगा। तो धन ऋण भी हमने क्लियर कर लिया, संख्या को भी हमने क्लियर कर लिया और जो एक से यह भी क्लियर हो चुका है। तो ये दो पद बनेंगे और मध्य पद के स्थान पर इन दोनों को हम स्थापित करने जा रहे हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ओके प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप देखें कि प्लस 5x के स्थान पर हमने लिखा है प्लस 12x माइनस 7x। बात तो वही है, 12x में से आप 7x को माइनस कर देंगे तो फिर तो यहाँ पर 5x आ ही जाएगा। ठीक है, ऊपर की लाइन में मिटा रहा हूं। अब इसको हम आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ग्रुपिंग कर देते हैं, ग्रुप बना देते हैं समूह बनाने पर। तो पहले समूह में आप देख रहे हैं कि x कॉमन मिलेगा। ओके, तो ये हो जाएगा x प्लस 12। ये काफी विस्तृत ऐसे गुणनखंड पर चर्चा हम कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। तो वो आप YouTube पर जाइए, वहाँ उस चैप्टर्स को देखिए, सारा मेथड हमने बताया है। तो ये हो गया। यहाँ पर कॉमन हम माइनस तो लेंगे ही क्योंकि तो दोनों में माइनस है, और 7 कॉमन अगर हम ले लें तो क्या यहाँ पर होता है, तो माइनस 7x में माइनस 7 से भाग देंगे तो x हो जाएगा, और फिर माइनस 84 में माइनस 7 से भाग देते हैं तो प्लस ये 12 होगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस लाइन में आप देख रहे हैं कि दो पद स्पष्ट दिख रहे हैं। ये माइनस के पहले एक पद हो गया, मैंने प्रथम पद कहेंगे इसको, और माइनस के बाद यह जो पद दिख रहा है इसको हम द्वितीय पद कहेंगे। तो अब इन दोनों पदों में देखा जाए तो फिर कॉमन मिल रहा है ये ब्रैकेट x प्लस 12, ये कॉमन हो जाएगा। तो इसको हम कॉमन ले रहे हैं x प्लस 12। ठीक है, तो फिर बचेगा क्या, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और हमने ये भी बताया कि जब हम समीकरण को बार बार लिखते हैं ना, तो सबसे पहले यहाँ पर इम्प्लाइज डायरेक्ट का ये सिंबल हम बना देते हैं। बार बार जब समीकरण लिखा जाता है तो इम्प्लाइज डायरेक्ट का सिंबल बनना ही चाहिए, या लिख सकते हैं या और लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि जो पहली लाइन है वही दूसरी लाइन भी है, इसमें कुछ हमने किया नहीं, इसलिए यहाँ पर अथवा लिखिए, और लिखिए, या इम्प्लाइज डायरेक्ट का चिन्ह जरूर बनाइए। अब यहाँ अगर हम देख लें, जैसे x प्लस 12 फर्स्ट ब्रैकेट में है और x माइनस 7 सेकेंड ब्रैकेट में है, और बीच में यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, तो अगर इसमें से कोई एक ब्रैकेट को हम दाहिने साइड में ले जाते हैं तो 0 के नीचे होगा, और आप जानते हैं 0 में आप किसी भी चीज से भाग दें तो शून्य ही प्राप्त होता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि यदि x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तब क्या होगा, x बराबर हो जाएगा ऋण 12। और ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ पर हम देखें x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7। तो आप देख रहे हैं कि x के दो वैल्यू प्राप्त हो रहे हैं,
x का एक वैल्यू प्राप्त हुआ -12 और दूसरा वैल्यू प्राप्त हुआ +7, -12 और +7। तो क्षेत्रफल 1284, क्षेत्रफल तो पूरा हो गया। अब देखिए क्या चौड़ाई से लंबाई 5 अधिक है? तो ठीक है भाई, चौड़ाई तो 7 है और 7 में आप 5 जोड़ देंगे तो ये 12 हो जाएगा। यानी कि विद्यालय प्रशासन ने जो शर्त रखा था इंजीनियर के सामने, वह शर्त यहाँ पर पूरा होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि इस तरह के जो अटपटे क्वेश्चंस अगर हमारे सामने आ जाए, जब हम घर बनवाते हैं वहाँ पर भी लंबाई चौड़ाई की बात होती है, पार्क बनाते हैं वहाँ पर लंबाई चौड़ाई की बात होती है, तो इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए ब्रह्मगुप्त जी ने ये द्विघात समीकरण दिया और इस समीकरण की सहायता से हम बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ये है इसका लाभ। ओके, और ये आगे हम चलते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। केवल गृह निर्माण ही नहीं, जैसे कोई सामान आप खरीदते हैं या उसमें भी इसका यूज होता है, किस तरह से यूज होता है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे दो बहनें हैं, दो बहन, उनका नाम है, सॉरी भाई बहन है जॉन और जीवंती। दो भाई बहन है जॉन और जीवंती। अभी क्या करते हैं इनके बारे में देखिए, बहुत फैंटास्टिक ये एग्जांपल है। तो ये मार्बल, कंचे, मतलब जो गोलियां खेलते हैं ना बच्चे, वो कांच की गोलियां, तो इसे मार्बल कह देते हैं, कंचे कहते हैं उसको। तो ये दोनों मिलकर 45 मार्बल्स, मैंने वही गोली हम कहें कांच की गोली, 45 गोली ये दोनों भाई बहन बाजार से खरीदते हैं खेलने के लिए। और होता क्या है कि अब प्रत्येक ने कितना लिया है तो हम लोग को नहीं मालूम, दोनों को मिलाकर 45 गोलियां हैं। उसमें से कुछ गोली जॉन ने ले लिया और कुछ गोली जीवंती ने ले लिया। ओके, तो अगर हमें तो ये नहीं मालूम ना कि जॉन ने कितनी गोलियां ली, ये हमको नहीं पता है कि जॉन कितना गोली लिया। तो जो पता नहीं होता है उसके लिए हम एक्स मान लेते हैं। तो हम मान लें कि जॉन ने एक्स गोली ली, तो जो शेष गोली बची 45 में से एक्स घटाने के बाद वो जीवंती को मिला। तो जॉन की गोली एक्स हो गई, ओके, और जीवंती ने लिया 45 ऋण एक्स। इस बात को आप समझिए, जॉन जीवंती भाई बहन है, दोनों बाजार में जाते हैं और वे कांच की गोलियां खरीद लेते हैं। कांच की गोलियों में से कुछ जॉन ले लेता है, शेष जो बचता है जीवंती ले लेती है। तो जॉन कितना लिया ये हमको नहीं मालूम है, तो हमने मान लिया कि एक्स लिया। तो जीवंती के पास कितनी गोलियां बची? 45 ऋण एक्स। ओके, ठीक है, इस बात को आप समझ पा रहे हैं। अब बाद में क्या होता है कि 5 गोली जॉन की खो जाती है खेलते समय। जैसे जॉन गोली खेल रहा है, जीवंती भी खेल रही है, तो भाई गोली उसने मारा होगा जोर से, थोड़ा दूर चली गई, खोजने पर नहीं मिली। इस तरह से एक खेल समाप्त होने के बाद जॉन ने 5 गोलियां खो दी और जीवंती ने भी 5 ही गोलियां खोई। मतलब एक इत्तेफाक है कि दोनों की जो गोलियां हैं 5-5 ही भूल गई, इत्तेफाक की बात है। ठीक है, तो अब हम ये जानेंगे कि जॉन के पास कितनी गोली बची 5 गोली खोने के बाद। तो जॉन के पास गोली बची x - 5, ठीक ना। x में से तो 5 गोली निकाल देंगे ना इसे, तो x - 5 हो जाएगा। ठीक, जीवंती की भी 5 गोली खो गई, तो इसमें से भी तो 5 हम निकालेंगे ना। तो 45 ऋण x है और 5 गोली खो गई, तो 45 में से 5 निकल गया, तो कितना बचा? 40 ऋण x। तो जीवंती के पास जो गोली बची वो 40 ऋण x गोली बची। ठीक है, अब जो बची हुई गोलियां हैं उनका अगर गुणा किया जाए
बची हुई गोलियों का, जैसे जितना जॉन के पास है गोली, जितना जीवंती के पास है, 5-5 गोली खोने के बाद वो जो बची हुई गोलियां हैं उनका अगर हम गुणा कर दें तो 124 आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है? 124 आ रहा है। ओके, तो अब सवाल ये उठता है कि शुरू में आरंभ में जॉन ने कितनी गोलियां ली थी और जीवंती के पास कितनी गोलियां थी, ये हमको निकालना है। जब बाजार से ये लोग गोलियां खरीद कर लाए 45, तो 45 गोली में से जॉन ने कितनी गोली ली और जीवंती के पास कितनी गोली बची, ये हमको फाइंड आउट करना है, ये हमको निकालना है। तो है ना परेशान करने वाली बात। तो इस परेशानी को हम दूर करेंगे द्विघात समीकरण से, जो ब्रह्मगुप्त जी ने दिया, बाद में श्रीधराचार्य ने भी फार्मूला दिया अपना इसको सॉल्व करने के लिए। दोनों भारतीय महान गणितज्ञ जिन्होंने ऐसे बड़े बड़े समस्याओं को दूर करने के लिए गणित में मेहनत किया और फार्मूला दिया। तो आइए चलिए इसका हम गुणा कर दें। तो x शुरू कीजिए x से, तो x और 40 का गुणा करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 40x। फिर x और माइनस x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -x²। अब नंबर आता है -5 के, तो -5 और 40 का जब गुणा करेंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, 4×5 = 20, 200 हो जाएगा। फिर -5 और -x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +5x = 124। ओके, अब आइए यहाँ पर देखिए, ये 40x धनात्मक है और ये 5x भी धनात्मक है, तो इसको हम लिख देंगे 45x। क्लियर हुआ? ये -x² है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, पहला पद बनाएंगे इसको। और इसके बाद अगर 124 को हम बाएं साइड में कर दें तो 124 भी ऋणात्मक हो जाएगा, तो ऋण 124 और ऋण 200 पहले से है यहाँ पर, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 324 हो जाएगा, ऋण 324। और दाहिने तो कुछ नहीं बचा क्योंकि 124 को तो बाएं साइड में कर दिए, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये तो बाएं साइड में आ गया। अब चूंकि फर्स्ट टर्म है इसको धनात्मक ही रखना चाहिए, लेकिन ये तो ऋणात्मक है, तो ठीक है, हम पूरे समीकरण में ऋण से गुणा कर देंगे तो फर्स्ट टर्म हमारा धनात्मक हो जाएगा। तो ये ऋण है, धन हो जाएगा x², और ये धन है तो ऋण हो जाएगा 45x, और ये ऋण है तो धन हो जाएगा 324 बराबर 0। अब आप यहां पर देखिए x² - 45x + 324 = 0, ये क्या है? ये द्विघात समीकरण का एक रूप है। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो यहाँ x का वैल्यू निकलेगा और 45 में से x को घटा देंगे तो जीवंती के पास कितनी गोली थी यह प्राप्त हो जाएगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका हमने आपको बतलाया है, किस तरह से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 324। चलिए भाग देते हैं, तो 2 से भाग देते हैं तो ये एक बार जाएगा, 6 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देते हैं, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 3 से भाग देते हैं ना, तो 27 दिया 81 होता है। फिर 3 से भाग देते हैं, ये 9 होता है, 9 3 27। फिर 3 से भाग देंगे 3 होगा, फिर 3 से भाग देंगे 3, ये खत्म हो जाएगा। अब ये इसका हम पेयर बनाएंगे। जैसे 45 है तो देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जब हमने गुणा किया है ना तो धनात्मक आया है, धन 324 x²। यहाँ पर धन चिन्ह आया है, ये धन चिन्ह ही संकेत करता है कि जो हम 2 खंड लेने जा रहे हैं वे दोनों खंडों के चिन्ह एक समान होने चाहिए, यानी कि जोड़कर 45 करना है और गुणा करके 324 करना है। तो यहाँ से आप 2 संख्या बनाइए कि उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 45 हो जाए। तो चलिए यहाँ देखिए, 4 12 ना, बढ़ते हैं 36 और शेष बचा 3 का 9।
तो अगर आप 36 को और 9 को जोड़ देते हैं तो ये 45 हो जाता है। तो हमें तो 2 खंड मिल गए। तो एक खंड हुआ 36x और दूसरा खंड हुआ 9x। तो एक 36x हो जाएगा और दूसरा 9x होगा। अब आइए, अब हम ये सोचते हैं कि 36x का चिन्ह क्या होगा, 9x का चिन्ह क्या होगा। तो यहाँ प्लस है, प्लस के 2 खंड धन धन भी हो सकते हैं और प्लस के 2 खंड ऋण ऋण भी हो सकते हैं। ऋण ऋण भी लिखेंगे तो गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा, और धन धन लेंगे गुणा करेंगे तो भी धन ही होगा ना। तो अब यहाँ पर दोनों के चिन्ह ऋण ऋण होंगे या धन धन होंगे, इसका पता लगाने के लिए आपको मध्य पद की ओर रुख करना होगा। तो मध्य पद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस है, मध्य पद बीच का पद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस है। तो क्लियर हो गया कि 36x भी माइनस होगा और 9x भी माइनस होगा। इतना कंफर्मेशन तो हो चुका है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समीकरण जब बार बार लिखा जाता है तो इम्प्लाइज दैट का ये चिन्ह जरूर लगाना चाहिए। तो चलिए, एक्स स्क्वायर और जो मध्य पद है -45x, इसके जगह पर हम लिखने वाले हैं -36x और -9x। तो ये हो जाएगा 36x - 9x। ओके, बीच वाले पद के स्थान पर, और प्लस 324 है इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आइए हम कॉमन लेते हैं, लेकिन कॉमन लेने से पहले हमें ग्रुप करना पड़ेगा। तो ये ग्रुपिंग हमने कर दिया दो पदों का। तो इस पद में अगर आप आते हैं तो कॉमन क्या पाएंगे, इसमें कॉमन हो जाएगा x, तो होगा x - 36। और यहाँ पर अगर आप कॉमन लें तो माइनस तो लेना ही पड़ेगा, और 9, तो यहाँ पर हो जाएगा x -36। 324 में 9 से डिवाइड करेंगे तो यही होगा 36 इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छा, ऊपर की लाइन मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि अभी तो इसकी जरूरत नहीं है, और फिर आप ऊपर कनेक्ट हो जाइए। ओके, इस अंतिम लाइन को लेकर हम ऊपर चलते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो 2 पद यहाँ पर दिख रहे हैं, माइनस के पहले प्रथम पद और माइनस के बाद द्वितीय पद है। तो दोनों पदों में आप केयर कीजिए, यहाँ पर एक कॉमन मिलेगा x - 36। तो ये हो गए x - 36, ओके, और x - 9 इज इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि x - 36 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 36। इसी तरह से अगर हम मान लें x - 9 इज इक्वल टू 0, तो 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 9। मतलब क्लियर हो गया, 2 नंबर हमको मिल चुके हैं 36 और 9। तो x का वैल्यू 36 है। तो हमने मान लिया था कि ये जॉन x गोली लिया है, यानी कि जॉन 36 गोली लिया है और जीवंती को मिला है 9 गोली। अच्छा, ये हम कोई कंफर्म नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि जीवंती ही 36 ली हो और जान को 9 मिला हो, ये कंफर्म नहीं हो पाता है यहाँ से। ठीक है, लेकिन हमने मान लिया था शुरू में कि जॉन ने x लिया, तो जॉन ने x लिया तो x का तो दोनों ही वैल्यू है ना, 36 भी x का ही वैल्यू है और 9 भी क्या है, x का ही वैल्यू है। तो ये द्विघात समीकरण ये नहीं कंफर्म करता है कि श्योरली जॉन ने 36 गोली ही ली और जीवंती ने 9। कुछ भी हो सकता है कि जॉन ने 9 लिया और जीवंती ने 36 लिया, ये भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर शर्त अगर हम देखें तो दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो 124 आता है कि नहीं, तो ना छक्का क्या हुआ, 5 हो गया, 27। अच्छा, 5 गोले निकालना पड़ेगा इसमें से, सॉरी, जैसे इसमें से 5 गोले निकाल दीजिए तो कितना बचता है, 4 बचता है। इसमें से 5 निकाल दीजिए, कितना बचता है, 31 बचता है। ठीक, अब इनका गुणा करना है तो 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, मतलब 5-5 गोली इसमें से निकाल देने के बाद
जो संख्या बची थी उसका अगर हम गुणा करें तो वो 124 होना चाहिए। तो ये तो शर्त पूरा हो रहा है। अब आइए, ठीक है, दोनों को मिलाकर कितनी गोलियां हो रही है टोटल? तो दोनों को मिलाकर 36 और 9 गोली खत्म हो गया है। टाइम आप कब से? दो मिनट। ठीक है, तो 36 और 9 ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो इस तरह से ये शर्त पूरा हुआ। तो आज की पढ़ाई यहीं तक। धन्यवाद। प्रिंसिपल क्लास में फोन कर रहा था यार के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हम एसएन सिंह लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 96 16 72 78 46 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। एसएन सिंह लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा आईडी 5563633017 तथा पासवर्ड QWERTY @123 है। धन्यवाद।